नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 9 बजे हम आपके लिए लेकर आए हैं 9 बजे 9 बड़ी खबर और आपको दिखाएंगे देश के कितने शहरों में आज पहुंचने वाली है कोरोना की वैक्सीन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कैसे बरकरार है किसानों का जिद, और साथ ही बताएंगे आपके घर से कितनी दूर है बर्ड फ्लू का वायरस। तारीख से टीकाकरण शुरू होने से पहले वैक्सीन पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और आज भी देश के 20 से ज्यादा शहरों में कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन पहुंच जाएगी। कोरोना को मात देने का हथियार तैयार है। कल तड़के पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन भेजने का सिलसिला शुरू हुआ है। वो आज और कल दिन भर चलता रहेगा, क्योंकि कोरोना के खिलाफ फाइनल जंग की तारीख 16 जनवरी मुकर्रर की गई है और लक्ष्य है कि टीकाकरण की शुरुआत से 48 घंटे पहले वैक्सीन की खेप हर सेंटर में पहुंच जानी चाहिए। अब आपको नक्शे के जरिए बताते हैं कि अब तक कहां-कहां वैक्सीन पहुंच गई है और आज कहां-कहां वैक्सीन पहुंचने वाली है। कोरोना वैक्सीन की 55 लाख डोज पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से निकलकर दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलोंग, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ में पहुंच चुकी है। इस लिस्ट में आज 20 से ज्यादा शहरों के नाम और जुड़ जाएंगे। कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन आज राजस्थान, गोवा, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, मिजोरम और मुंबई पहुंच जाएगी। देश में अगर कोरोना ने कहीं सबसे ज्यादा कहर मचाया तो वो शहर था मुंबई। ऐसे में मुंबई महानगर पालिका ने वैक्सीन आने के बाद में वैक्सीनेशन के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। मुंबई शहर में कुल 8 स्टोरेज सेंटर वैक्सीन के लिए बनाए गए हैं, जबकि 75 सेंटर वैक्सीनेशन के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें 15 अलग अलग यूनिट्स तैयार की गई हैं जो 2 अलग अलग शिफ्ट में काम करेगी। इन यूनिट्स में सभी लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है कि वो किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से वैक्सीनेशन के कार्य को अंजाम देंगे। वैक्सीनेशन को लेकर पूरे देश में तैयारी है, लेकिन महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन को लेकर सरकार सबसे ज्यादा अलर्ट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महामारी ने सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र और इसकी राजधानी मुंबई को पहुंचाया है। इसलिए यहां पहले ही दौर में बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने की योजना है। आज पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन लेकर डीप फ्रीजर वाले ट्रक मुंबई पहुंचेंगे। मुंबई के कंजूर मार्ग में 1 करोड़ डोज रखने की क्षमता का कोल्ड स्टोरेज सेंटर बनाया गया है, जबकि परेल के कोल्ड स्टोरेज में 10 लाख डोज रखने की व्यवस्था है। मुंबई में 1,26,000 हेल्थ वर्कर और 1 लाख फ्रंट लाइन वर्कर के नाम वैक्सीन ऐप पर रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर है, क्योंकि आबादी के लिहाज से ये मिशन काफी महत्वपूर्ण है। लंबे वक्त से तैयारियां की जा रही हैं, कई राउंड के ड्राई रन करवाए गए हैं और अब बारी असली परीक्षा की है। देश में जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है वो पूरी दुनिया में सबसे सस्ती हैं और वैक्सीन बनाने वालों का भी दावा है कि सस्ती होने के बावजूद देसी वैक्सीन असरदार है। अब देखना होगा कि कितने जल्दी ये आम लोगों तक पहुंचता है। कोरोना के टीकाकरण का अभियान तो 16 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन इस रास्ते में पहाड़ जैसी चुनौतियां थी, जिन्हें पार करते हुए देश न सिर्फ वैक्सीन तक पहुंचा है, बल्कि अच्छी बात यह है कि अभी देश में 2 वैक्सीन को ही मंजूरी मिली है। वो दोनों ही दुनिया में सबसे सस्ती है। अच्छी बात यह है कि अभी कतार में और भी कई वैक्सीन हैं। 4 बड़े स्टोर्स हैं जिनमें ये वैक्सीन आ रही है, जो भारत सरकार के हैं। उनको हम GMSD कहते हैं। करनाल में, कलकत्ता में, चेन्नई में और मुंबई में। हर राज्य में एक न एक रीजनल वैक्सीन स्टोर है। दीज आर ऑल टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्टोर्स। लेकिन कुछ राज्य हैं, बड़े राज्य, जहां एक से ज़्यादा हैं। भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन की 110 लाख डोज ली है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड की कीमत 200 रुपए प्रति डोज है। वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की भी 55 लाख डोज का ऑर्डर दिया गया है। कोवैक्सीन की कीमत करीब 206 रुपए प्रति डोज है। हालांकि बाजार में जब ये वैक्सीन आएगी तो इसकी कीमत ज्यादा होगी। सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक मार्केट में उसकी वैक्सीन की प्रति डोज 1000 रुपए में बिकेगी। आम आदमी को तो ये फ्री में मिलने वाली है सरकार से, क्योंकि हम 200 रुपये में सबसे दुनिया की मोस्ट अफोर्डेबल वैक्सीन है। कोई भी दूसरी वैक्सीन इंडिया में किसी और देशों में इतनी सस्ते में नहीं ऑफर हुई है गवर्नमेंट को।
वो वैक्सीन गवर्नमेंट फ्री देगी आम आदमी को और गरीब को। और जो प्राइवेट मार्केट में जिसको लेना है हॉस्पिटल से, स्टॉकिस्ट से, केमिस्ट से, उनको 1000 रुपया देना पड़ेगा। भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा कई विदेशी वैक्सीन भी बाजार में आ सकती है। अमेरिकी कंपनी फाइजर भारत में 1431 रुपए में वैक्सीन बेचेगी। मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन की कीमत 2348 से 2715 रुपए की होगी। चीनी कंपनी सिनोफार्म की वैक्सीन 5650 रुपए में मिलेगी। रूस की कंपनी सिनोवैक की वैक्सीन 1027 रुपए में मिलेगी और नोवावैक्स की वैक्सीन 1114 रुपए में मिलेगी। हाल के दिनों में देश में वायरस का कहर कम हुआ है और अब वैक्सीनेशन शुरू होने से कोरोना से जंग जीतने की उम्मीद बढ़ गई है। नए कृषि कानून को खत्म करने की जिद पर अड़े किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से बात करने से भी इनकार कर दिया है। और दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों ने देश की सबसे बड़ी अदालत की कमेटी को कृषि कानून का समर्थक बता दिया। किसान पहले सरकार की नहीं सुन रहे थे, अब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनेंगे। किसान संगठनों ने देश के सर्वोच्च न्यायालय पर भी बड़ा आरोप लगाते हुए यहाँ तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार की मदद कर रही है और कमेटी का गठन सरकार को बचाने के लिए किया गया है। मंगलवार को कृषि कानून और किसान प्रदर्शन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी। कोर्ट ने 4 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। किसान संगठनों की समस्या सुन एक्सपर्ट कमेटी 2 महीने में रिपोर्ट देगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने किसानों से बात करने के लिए जो कमेटी बनाई है उसमें कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान, कृषि वैज्ञानिक प्रमोद जोशी और महाराष्ट्र किसानों के शेतकारी संगठन के अनिल घनवत शामिल हैं। लेकिन ये कमेटी किसान संगठनों को कबूल नहीं है। हमें ये पूरा विश्वास था अपने चीज के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए गवर्नमेंट अपने कंधे से बोझ को हटाकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए कमेटी बनाने जा रही है, जिसका हमने आपत्ति की, विरोध किया। हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आए। वो कमेटी भी जो बनी है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते, लेकिन वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है। सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे हैं। किसान जिद पर अड़े हैं। वो पहले सरकार के साथ कृषि कानूनों पर न तो पॉइंट बाय पॉइंट चर्चा करना चाहते थे, न उन्हें कृषि बिल पर स्टे चाहिए और न ही सुप्रीम कोर्ट की कमेटी मंजूर है। इस बीच कमेटी के गठन के बाद उसके सदस्यों ने कहा कि उनकी रिपोर्ट किसानों के हित की रिपोर्ट होगी और वो किसी पार्टी या संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसा तो कहना गलत है, क्योंकि अशोक गुलाटी जी है वो तो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है या वो किसी संगठन से जुड़े भी नहीं है, तो वो CSCP के चेयरमैन रह चुके हैं। हमारी भी कुछ राय है, हम तो पहले से निष्पक्ष रहे, किसी पार्टी के बाजू में हमने कभी काम नहीं किया, बस किसानों के हित में काम किया है और अभी भी जो कुछ भी होगा वो सभी किसानों के हित में होगा। कमेटी को 10 दिनों के अंदर पहली बैठक करनी है और 2 महीने में रिपोर्ट देनी है, लेकिन किसानों की जिद को देखकर लग रहा है कि वो रास्ता निकालने की कोई गुंजाइश रखना नहीं चाहते। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के बहिष्कार का ऐलान तो किया ही, आंदोलन को भी तेज करने का फैसला लिया है। और किसान इस बात पर भी अड़ गए हैं कि वो 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकाल कर ही रहेंगे। 26 जनवरी पर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है। पाकिस्तान समर्थित आतंकी मौके की तलाश में रहते हैं, इसलिए दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन किसानों को इसकी परवाह नहीं दिखती। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाई, लेकिन इन सब के बाद भी किसान अपना आंदोलन खत्म नहीं करने वाले हैं। 26 जनवरी वाला कार्यक्रम उसका क्या है? उसमें तो चलेंगे, यहाँ को चलेंगे, यहाँ से ऊपर से और दूसरे वाले रास्ते से। आज ये बात भी कोर्ट में सरकार के वकील की तरफ से कही गई कि 26 जनवरी पे तमाम सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, एक पूरा प्रोटोकॉल होता है। ऐसे में आप बार बार कह रहे हैं कि हम अपना ट्रैक्टर लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे? पूरी सुरक्षा व्यवस्था होती है। चलेंगे और हम वही तो देखने जा रहे हैं कि तिरंगे झंडे पर कौन वाटर कैनन और डंडे का इस्तेमाल करता है, वही तो देखने जा रहे हैं। 26 जनवरी से पहले आज 13 जनवरी यानी लोहड़ी के दिन को किसान संगठन किसान संकल्प दिवस के तौर पर मना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो अपने राजनीतिक उनको इसमें लाना चाह रहा है, ठीक है, उसमें किसान ही होने चाहिए सारे। कोई राजनीति से क्या लेना देना किसानों का? इतने दिन से किसान 2 महीने से यहाँ पड़ा हुआ है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने अब जब से क्यों नहीं ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा था
हर आदमी परेशान है, अपने बच्चों को छोड़ के पड़े हुए, छोटे छोटे बच्चे यहाँ हैं। तो समाधान कैसे निकलेगा? समाधान बातचीत से निकलेगा, तीनों कानून वापस हों। उसके बिना कोई और उसके बिना क्या चारा हो सकता है? दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 1 घंटे के अंदर ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे, जिसके बाद खट्टर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। जब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात अपने और ले ली है, तो उसमें से निश्चित रूप से किसानों का अब कोई अर्थ बनता नहीं है और किसानों को जो भी लोग हैं जहाँ से भी प्रदर्शन करने के लिए आए हैं उनको अपना धरना ये उठाना चाहिए और कुल मिलाकर आगे की कार्रवाई के लिए सबको अपने अपने हिसाब से अपनी बातचीत करनी। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है ये हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ है। हम तो चाहते थे कि ये कानून यथावत रहे, होल्ड नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वह सर्वमान्य है और निश्चित रूप से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून खत्म नहीं होगा, लेकिन किसानों को वापस कैसे भेजा जाएगा ये बड़ा सवाल है। कोरोना महामारी के बीच इस बात से राहत मिली कि वैक्सीन देश के कोने कोने में पहुंच रही है, लेकिन बर्ड फ्लू के प्रकोप ने चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली, हिमाचल और राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 900 पक्षियों की मौत हुई है। कहीं कौवों की मौत हुई है, कहीं बगुला जमीन पर मरा पड़ा है, तो कहीं मोर और बाकी पक्षियों की मौत ने चिंता ऐसी बढ़ाई है कि देश के कई राज्य हाई अलर्ट पर हैं। केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, यहाँ सभी जगह बर्ड फ्लू के केस मिल चुके हैं और ये केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खास तौर पर पिछले 24 घंटे में नए केस आने से इसके फैलने का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली में एक बार फिर से कुछ पक्षियों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भी पक्षियों के कंकाल मिले हैं। झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी पक्षियों की मौत नहीं थमी है। उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश और कोटद्वार में 300 कौवों की मौत हुई है। पक्षियों की मौत को देखते हुए केंद्र सरकार ने इन राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। प्रभावित इलाकों में PPE किट और टेस्टिंग प्रोटोकॉल को पालन करने का आदेश दिया गया है। मुंबई और दिल्ली में कबूतरों पर नजर रखी जा रही है। इन कबूतरों को कॉमन पिजन या जंगली कबूतर कहा जाता है। इन्हें ब्लू रॉक पिजन भी कहते हैं। ये शहरों की जिंदगी में ऐसे घुल मिल गए हैं कि ये कहीं भी जा सकते हैं और बीमारी फैला सकते हैं। कबूतर, वाइल्ड एनिमल सब मर रहे हैं। ये सबसे डेडली वायरस है, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस नाम का। लोगों ने अपनी अपनी खुद की सुरक्षा करना है और उनके विष्टा वगैरह से दूर रहना है। विष्टा, उनकी जो विष्टा है बर्ड्स की, इन्फेक्टेड बर्ड की, वो सबसे डेंजरस है। उसी से फैल सकता है कोई भी बीमारी। जैसा कि आप दाना डालते हैं कबूतरों को, तो आपके हाथ प्रॉपरली सैनिटाइज करना चाहिए, हैंड ग्लोव्स यूज़ करना चाहिए, मास्क यूज़ करना चाहिए। इसका खतरा इंसानों तक पहुंचने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि ये पक्षी आपके घर की बालकनी, छत या दीवार के किसी कोने में घोंसले बनाकर रहते हैं। अगर हम बर्ड्स के संपर्क में आते हैं जिनको की बर्ड फ्लू है, तो हमें फैलने की ज्यादा संभावना है। कबूतरों के बीच से होता है, लेकिन वो फंगल इन्फेक्शन होता है। पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर की हत्या से सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाया। कल शाम पटना के पौष शास्त्री नगर इलाके के कुसुम विला अपार्टमेंट के बाहर बदमाशों ने कार में बैठे इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार पर कम से कम 6 राउंड गोलियां चलाईं, जिससे उनकी मौत हो गई। बड़ी हस्तियों के साथ तस्वीरें खिंचवाने के शौकीन रुपेश कुमार की पटना में सरेआम हत्या के बाद विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर हमले शुरू कर दिए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अब अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। सत्ता संरक्षित अपराधियों ने पटना में एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की उनकी आवास के बाहर गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। वो मिलनसार और मददगार स्वभाव के धनी थे। उनके असामयिक मृत्यु से बहुत दुखी हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बिहार में अब अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। वारदात के कुछ देर बाद मौके पर पहुंचे जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने तो हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग कर दी। कार के चकनाचूर शीशे बता रहे हैं कि बदमाशों ने किस तरह फायरिंग की होगी। बताया जा रहा है कि पटना एयरपोर्ट पर कोरोना वैक्सीन की अनलोडिंग के बाद रुपेश कुमार जैसे ही शाम को अपने अपार्टमेंट के करीब पहुंचे, घात लगाए बदमाशों ने उनकी कार पर फायरिंग कर दी।
इंडिगो एयरलाइंस में मैनेजर के पद पर तैनात रुपेश सिंह की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जब वो अपने घर शास्त्री नगर में पहुंच रहे थे, अपने घर के दरवाजे के बाहर ही उनकी गाड़ी थी कि तभी अपराधियों ने उन पर गोली बरसा दी। करीब 6 गोलियां उनको मारी गई। हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस के लिए मुश्किल ये है कि अपार्टमेंट के गेट पर लगा सीसीटीवी कैमरा 2 साल से खराब है। अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। कोई विटनेस नहीं घटना का, किसी ने देखा नहीं घटना होते हुए। कितने अपराधी आए थे, कैसे आए थे, ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ। बाकी हम लोग जांच कर रहे हैं। पटना में रुपेश का रुतबा एक सेलिब्रिटी जैसा था। सोशल मीडिया अकाउंट पर उनके कई नामचीन हस्तियों के साथ फोटो पोस्ट है। बताया जाता है कि छपरा के सारण के रहने वाले रुपेश राजनीति में भी आना चाहते थे। पिछले चुनाव में उन्हें किसी राजनीतिक दल ने टिकट भी ऑफर किया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपना इरादा बदल दिया था। नागपुर में दुकानदारों के लालच और नगरपालिका की लापरवाही ने एक घर का चिराग बुझा दिया। पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मांझे ने स्कूटी सवार एक युवक की जान ले ली। मकर संक्रांत से पहले ही नागपुर के आकाश में पतंगें उड़ने लगती हैं, लेकिन इन पतंगों को उड़ाने के लिए नायलॉन मांझा पर प्रतिबंध लगा है। इसके बावजूद दुकानदार चोरी छिपे नायलॉन मांझा बेचते हैं और पतंगबाज इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी मांझे से 23 साल के प्रणय प्रकाश ठाकरे का गला कट गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। नागपुर के मानेवाड़ा के रहने वाले प्रणय अपनी बहन का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर इसी स्कूटी से घर आ रहे थे। रास्ते में मांझा उनके गले में फंसा। इससे पहले कि प्रणय को इसका एहसास भी होता, मांझे ने तेजी से गला काट दिया। इतना खून निकला कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। नागपुर में नायलॉन मांझा बैन है, लेकिन महानगर पालिका इसे लागू नहीं करवा पा रही है। हालांकि 3 दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बाकी जगहों पर मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है। पूरा उत्तर भारत एक बार फिर जबरदस्त शीतलहर की चपेट में आ सकता है और इस बार ठंडी हवाएं तो चलेंगी ही, कई इलाकों में घना कोहरा भी छा सकता है। उत्तर भारत के कुछ शहरों में तो न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक जा सकता है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 5 दिन सड़क पर निकलने वालों को बेहद सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि ठंड के साथ कोहरा दोहरी मुसीबत बन सकता है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी और उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में मौसम का कहर देखने को मिलेगा। उत्तर भारत में शीतलहर की वजह से पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी, खास तौर पर जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों पर हुई बर्फबारी ने शीतलहर की धार तीखी कर दी है। खराब मौसम के बीच हालातों से निपटने की तैयारी भी चल रही है। लद्दाख में रास्ते से बर्फ हटाने के काम में स्नो कटर मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी बर्फ हटाने का काम जोरों पर है। इस सब के बीच एयरफोर्स से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बड़ा ऑपरेशन चलाकर बर्फ के बीच फंसे 286 टूरिस्ट को एयरलिफ्ट किया गया। हिंदुस्तान के बाद अब यूरोप और एशिया के दूसरे देशों का हाल देखिए, जहां इटली में इतनी बर्फबारी हुई कि चर्च की पूरी छत कई फीट बर्फ में जम गई। बर्फ की इस मोटी चादर को हटाने के लिए एयर फाइटर्स की टीम को बुलाना पड़ा। रस्सी लगाई गई, रस्सी की मदद से बर्फ को छत से नीचे गिराया गया। स्पेन में तो ठंड ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बर्फ हटाने के लिए यहां आर्मी को बुलाना पड़ गया। पिछले कई दिनों से यूरोप के ज्यादातर देशों का यही हाल है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। आलम यह है कि पिछले 7 दिनों में ही सड़कों और घरों से बर्फ हटाने के लिए इसी तरह के 200 से ज्यादा ऑपरेशन चलाने पड़े और फिलहाल इस ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग की कार्रवाई चलेगी या नहीं, इसे तय करने के लिए आज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वोटिंग होगी। इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा है कि वो संविधान संशोधन करके डोनाल्ड ट्रंप को हटाने के पक्ष में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो देश के मूड को भांप रहे हैं और देश में बहुत गुस्सा है। अमेरिकी संसद भवन में हुई हिंसा के लिए प्रतिनिधि सभा के डेमोक्रेट सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार मानते हुए उन पर महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है। अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेट सांसदों की मेजॉरिटी है। आज इस बात पर मतदान होगा कि ट्रंप पर महाभियोग चलाया जाए या नहीं। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ट्रंप पहले रिपब्लिकन राष्ट्रपति होंगे जिन्हें 2 बार महाभियोग का सामना करना पड़ा। हालांकि ट्रंप को अब अपनी पार्टी का साथ मिलता दिख रहा है और इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए रिपब्लिकन सांसद एलेक्स मूने ने कहा कि सदन को इसे नामंजूर कर देना चाहिए। वहीं खुद डोनाल्ड ट्रंप ने महाभियोग को खतरनाक ठहरा दिया है। वो हमारे देश के लिए डरावनी स्थिति पैदा कर रहा है।
ये एक उनके लिए भयंकर गलती साबित होने जा रही है। वो बांट रहे हैं। जो बात मैं बहुत पहले से कह रहा था वो अब सामने आ रही है। मैं बहुत पहले से कह रहा था लेकिन लोगों ने इस पर एक्शन नहीं लिया। अब वो बड़ी गलती कर रहे हैं जो हमारे देश के लिए घातक हो सकती है। इससे दूसरों को भी यही करने के लिए बढ़ावा मिल सकता है। इससे बहुत समस्या और बहुत खतरा हो सकता है। ये बड़ी गलती है जो उनको नहीं करनी चाहिए। ट्रंप को हटाने के लिए भी एक प्रस्ताव कांग्रेस पास कर सकती है, लेकिन अमेरिकी मीडिया में कयास लग रहे हैं कि प्रस्ताव पास होने के बाद भी उपराष्ट्रपति माइक पेंस डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। अब बने रहे हमारे साथ, जल्द लौटेंगे। आगे देखिए कोरोना वैक्सीन को लेकर कोलकाता से बड़ी खबर।